चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और S10 को एक्चुअली फिनिश करना है। S11 के भी जो दो तीन प्लांट हैं, वो एक्स्ट्रा जो प्लांट है कॉमन प्लांट से, वो प्लांट को कंप्लीट करना है हमें। तो S10 के प्लांट्स तो हमने सारे देख लिए थे। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो कॉम्युलेटिव इफेक्ट है S10 के सारे प्लांट्स को मिला के जो इफेक्ट बनता है, उसको हमें यहाँ पे आज डिस्क्राइब करना है। तो वैसे तो S10 को जियापून भी कहते हैं, क्योंकि जापान में जो महामारी हैजा कोलरा की जो फैली थी वहां पे, उसको कंट्रोल करने के लिए इस रेमेडी का यूज हुआ था। तो जियापून के नाम से ये फेमस है। लेकिन हम इसके इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो इफेक्ट है इसका, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर एलिमेंट्री कैनाल पूरी भी ले ली जाए, तो कहीं ना कहीं पूरी एलिमेंट्री कैनाल पर भी, मतलब मुंह से लेके और रेक्टम तक, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे S10 का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और खाने के बाद जब आप कंटिन्यूस S10 दूसरी हेल्पिंग रेमेडी के साथ में चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत इंप्रूव करने का काम करती है। फिर चाहे एक्सेस सलाइवेशन हो, ज्यादा लार बननी हो मुंह से, या फिर कहीं इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम हो, या स्टमक में कहीं एसिडिटी ज्यादा ज्यादा हो रही है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, स्टमक की ग्लैंड्स जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, या फिर कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो है वो स्मूथ नहीं हो रहा है, तो C10 के साथ आप यूज करेंगे। इवन एस्कुलस हिप होने की वजह से ये रेक्टम पे भी, पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। कल भी मैंने बताया था कि पाइल्स का जो भी फॉर्मूला आप चलाएं, खाना खाने के पहले एक फॉर्मूला रखें और दूसरा फॉर्मूला खाना खाने के बाद S10 को आप जरूर रखें। स्लास के फॉर्मूले को भी आप उसमें 30 में सुबह शाम को, और S1 को सुबह को रख सकते हैं, क्योंकि नक्सोमिका पाइल्स पे बहुत अच्छे से काम करती है, और स्लास में भी पोडोफाइलम एलोए वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो स्लास भी जो है रेक्टम पे, और जब बुरी स्थिति होती है तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव में ही डाइल्यूट करके ही वो रेमेडी हमें देनी चाहिए। तो S10 की हम बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्स्ट इफेक्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्टिंग से लेकर रेक्टम तक आप इसका इफेक्ट देखेंगे। लीवर पे, गाल ब्लेडर पे भी इसका जो इफेक्ट है, क्योंकि सारे प्लांटेशन वही लगभग सारे जो S2 में भी हैं, बहुत सारे प्लांट इसमें हैं, और S1 में भी हैं, S5 के प्लांट्स भी इसमें हैं। लेकिन फिर भी जो इसका मेजर इफेक्ट निकल के आता है वो, हालांकि F1 के बहुत सारे जो प्रॉपर्टी हैं वो इसमें है, और F1 का सबऑर्डिनेट भी इसको देखते हैं। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ भी है। हालांकि प्रैक्टिकली कितना सही है कितना नहीं, ये ऑब्जर्व मैंने भी अभी नहीं किया है, कुछ लोगों ने शायद किया होगा, कि अगर किसी के पास F1 नहीं है तो आप S10 दे दोगे तो F1 का काम करेगा। हालांकि F1 S10 का नहीं करेगा, लेकिन S10 F1 का पूरा काम कर सकता है। और एक तरीके से थियोरेटिकली या प्रिंसिपली देखने से ऐसा लगता भी है कि शायद ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत सारी जगह S10 के साथ भी F1 को यूज किया जाता है, माइग्रेन जैसे केस में, जहां नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ये चीजें हैं, प्लांट की भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे रहती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट है। फॉर्मुलेशन अभी हम जहाँ जहाँ कैसे कैसे अलग अलग उसमें है, कुछ मैं शेयर करूंगा बाद में। लेकिन फिर भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उसके अलग अलग जो डिजीज हैं, चाहे वो हार्ट बर्न है, चाहे वो गैस की वजह से पेल्पिटेशन हो रहा है, बार बार डकार आने की कंडीशन हो, हिचकी आने की कंडीशन में भी ये काम करता है। भूख नहीं लग रही है तो भी आप इसको दे सकते हैं। कभी कब्ज हो, कभी दस्त हो, मतलब डायरिया अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, उस कंडीशन में S10 को खाने खाने के बाद देंगे आप, तो देखेंगे कि इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं खाना खाते ही जिनको दस्त के लिए जाना होता है, उन पे भी ये S10 जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। S10 के साथ C15 आप देंगे, या फिर C13 देंगे, या फिर कंप्लीटली अगर उसको वाटरी स्टूल ही हो रहा है तो फिर आप उसको डायरिया का ट्रीटमेंट देंगे S10 के साथ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाना खा लिया, खाना खाने के थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है, डायबिटीज भी नहीं है, फिर भी खाना खाने के बाद दोबारा भूख लग जाती है, वहां भी S10 बहुत अच्छे से काम करता है। हालांकि लाइकोपोडियम मतलब S2 की भी ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और ऐसे केस में आप S2 को 200 में
वीकली डोज या फिर रोज डेली एक डोज भी दे सकते हैं कुछ दिन तक। और एस्टैन को खाना खाने के बाद कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। तो ऐसे लोग जिनकी राक्षसी भूख होती है, जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, खाना खाते ही फिर दोबारा भूख, ये भी खाना वो खाना, उन सबको ये रेमेडी जो है उसको जो है बैलेंस कंडीशन में लाने का काम करती है। खाना खाने के बाद बहुत जोर जोर से डकार आती है कुछ लोगों को, मतलब गैस जो है ऊपर से पास होती है, और प्यास लगती है, मुंह से लार निकलती है अगर किसी के, तो भी आप इसको देंगे। सेकेंड डायल्यूशन में ये मैक्सिमम केस जो है रिजोल्व हो जाते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी खट्टी डकार है तो कहीं ना कहीं थर्ड में जाना पड़ सकता है, नहीं तो सेकेंड डायल्यूशन में ये काम हो जाता है। मुंह से बदबू आने के केस में पायरिया की भी बहुत अच्छी रेमेडी है इस टाइम। पायरिया का फॉर्मुलेशन मैं बताऊंगा आपको, उसमें C3C4 Y वगैरह का यूज भी होता है, जी का यूज भी होता है, लेकिन एस्टैन का बहुत अच्छा यूज है और एस्टैन बहुत अच्छे से काम करता है पायरिया वाली सिचुएशन पे। हैजा हो रहा है, बदहजमी हो रही है, वहाँ मतलब कोलरा में बहुत अच्छे से काम करता है। और दस्त होने पे हर दस्त के बाद आप इसको, इसका ग्लोब्यूल D4 में D5 में बना के हर दस्त के बाद थोड़े से पानी में घोल के सिप बाई सिप या फिर 5 ml हर दस्त के बाद देते रहेंगे, तो जो है ये पानी की कमी नहीं होने देगा और दस्त भी पूरा कर देगा। या फिर वो जो दस्त वाला फॉर्मूला है हमारा, जो मैंने बताया था स्टैन C10 के साथ मिला के, वो आप देते रहें तो भी ये जो है इसमें काम करेगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इतनी सारी डिजीज हैं, इसके अलावा भी और जितने आते हैं वहां सब जगह आप देखोगे कि ये काम करेगा। आप जॉन्डिस में भी S5 के फॉर्मूले के साथ, जो लीवर का फॉर्मूला बताया था उसको खाना खाने के पहले रखिए आप, और एस्टैन के फॉर्मूले में कुछ और सिम्टम भी जॉन्डिस में दिखते हैं केवल लीवर के अलावा भी, तो उनको एस्टैन के साथ आप कवर करके चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक फॉर्मूला खाना खाने के पहले और दूसरा एस्टैन वाला खाना खाने के बाद। कई बार जो है जॉन्डिस वाले को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है, तो आप उसको चाहे तो एस्टेन के साथ स्लास भी दे सकते हैं, एस्टेन के साथ C10 स्लास Ver2Y इसको आप दे सकते हैं पॉजिटिव में, केवल एक बार भी दे सकते हैं रात को, या D4 में ग्लोबुल बना के 4-4 ग्लोबुल दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से जॉइंटिस में भी ये काम करता है। और गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी ये, आप इसको बाद में मैंने कल भी बताया था आपको, इसमें ये काम करेगा। तो डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वहां पे आप बहुत सारी जगह इसको एस्टेन का यूज देखेंगे। फिर सेकेंडरी इफेक्ट जो इसका आता है वो आता है नर्वस सिस्टम पे। जब ये नेगेटिव होता चला जाता है, फिर नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी है एस्टेन, F1 और C1 को भी आप ले सकते हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है, खासकर जो हमारा सेरिब्रम और सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है। स्पाइनल कोड पे उतना C1 का इफेक्ट नहीं है, लेकिन F1, S10 और W का पूरे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है, ऊपर एकदम कॉर्टेक्स से लेके और जहां से आपकी स्पाइनल कोड खत्म होती है वहां तक कंप्लीट सभी जितनी भी नर्व्स निकलती है सब जगह आपको इन 3 रेमेडी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जब ये नेगेटिव होती चली जाती है तो लगभग ये सारे, फिर चाहे वो मेनिया की कंडीशन है, चाहे वो किसी को फिट्स आते हैं, दौरे उठते हैं, वहां भी S10 C1Y, S10 C1 है, S10 F1 C1 माइग्रेन में भी यही सब चलता रहेगा। हेडेक का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो सब टाइप के हेडेक को कवर करेगा। आप लोग उसका यूज करना, D6 में देना, और क्रोनिक हेडेक में भी वो काम करता है। साथ में W का यूज भी करेंगे। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत डल हेडेक है, किसी को कंटिन्यूस डल हेडेक चल रहा है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि वर्बन और F1 की एक एक या दो दो ड्रॉप आप 1 लीटर बिस्लरी के वाटर की बोतल में उसको बोल दो कि भाई इसमें 2 ड्रॉप डाल ले, अच्छे से मिक्स कर ले उसको, और उसको जो है उस बोतल को वो पूरा दिन में पी जाए। एक ही बोतल को पूरा दिन में खत्म कर दे, इससे डल हेडेक जो है एक ही दिन में काफी हद तक राहत मिलेगी, 50-60% तक। बहुत क्रोनिक हो और नॉर्मली है तो एक दिन में लगभग 80-90% ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसको जो है 1 गिलास में आप एक एक ड्रॉप डाल के, लेकिन वो पीना पूरे दिन ही है, धीरे धीरे। ऐसे कुछ दिन देंगे आप इस फॉर्मूले के साथ में F1 और वर्बन को, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वर्बन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो जो होता है हमारे माइंड में, मैंने पहले एक आध वीडियो में बताया भी है कि वहाँ बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती है, इवन ब्लड की भी बहुत सारी चीजें जो है, मतलब न्यूट्रिशन की भी बहुत सारी चीजें वहां नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से जैसे फैट और ग्लूकोज 2 टाइप से हम जो है एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, तो ग्लूकोज तो पहुंच जाता है लेकिन फैट जो है उसको वहां पे कवर नहीं कर पाता है।
तो इसलिए वर्वन जो है वो किसी भी ऐसी रेमेडी जिसको आपको ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस करके अंदर माइंड में भेजना है, तो वहां पे वर्वन का सिलेक्शन आपको जरूर करना होगा। तो इस टाइप से नर्वस सिस्टम के सभी डिसऑर्डर को ये ठीक करती है। और इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन आते हैं, फिर चाहे वो सेरिब्रम हो, सेरिबेलन हो, स्पाइनल कोड हो, वहां से निकलने वाली नर्व्स हो, इवन क्रेनियल नर्व्स भी जो अलोंग विद फेस हमारे चलती रहती है, उन सब जगह काम करता है। गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सभी जो नर्वस सिस्टम के मतलब जितने भी पार्ट है नर्वस सिस्टम के, आप सब जगह इसका इफेक्ट जो है वो देखेंगे। डाइल्यूशन का और जो हेल्पिंग रेमेडी है उनका सिलेक्शन आपको करना होगा। फिर भी मैंने बता दिया आपको कि S10, F1, WE, C1 और Y, W मैंने बता दिया, और Y। RE का भी होता है वो डाउन होने पे, लेकिन RE को भी मान सकते हैं आप। ये सारी जो रेमेडी है कहीं ना कहीं जब ये नर्वाइन हो जाती है, मतलब थोड़ा न्यूट्रल नेगेटिव हो जाती है, तो ये नर्वस सिस्टम की तरफ अपने इफेक्ट को दिखाती जाती है। और इन कहीं ना कहीं चाहे इवन ब्रेन ट्यूमर भी है या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो आपके सिर से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उन सभी में आपको इन रेमेडी का सिलेक्शन मिलेगा। किसी भी डॉक्टर के फॉर्मुलेशन देख लें आप, किसी भी बुक को पढ़ लें, किसी की भी वीडियो देख लें, किसी की भी क्लास अटेंड कर लें, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में इन 5-6 रेमेडी जो मैंने बताई, इनका सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी तरीके से। बस सेलेक्ट करना हमें आना चाहिए। वो सब धीरे धीरे जब बाद में हम सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके साथ डिजीज करेंगे, तो वो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा रेमेडी पूरी होने के बाद। तो हम ऐसे ही लेंगे, एक सिस्टम को पकड़ लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और वो टिश्यू सेल लेवल पे हमें जाना नहीं है। बहुत ज्यादा घुसने से समझ में नहीं आया आप लोग की, कोर्स भी बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन हमें जरूर करना है। और किस रेमेडी का इफेक्ट किस सिस्टम के किस पार्ट पे है वो हमें देखना है। फिर हम फॉर्मूले अपने आप जो है, डिजीज देखना आप लोग सब कवर होती चली जाएंगी। सिम्टम के साथ सिम्टोमेटिक भी ध्यान रखना होता है, फिजियोलॉजिकल ध्यान भी रखना होता है, पैथोलॉजिकल ध्यान भी रखना होता है। तो तीनों चीजें हमें रखनी है। पहले सिम्टोमेटिक रखना है, पहले सिम्टम्स हमें जरूर देखने हैं। केवल रिपोर्ट देखने से चीजें जो है वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम होने से किसी को किसी टाइप के सिम्टम होते हैं। जैसे कहीं कोई नर्व प्रेस हो गई, चाहे वो सर्वाइकल रीजन में हो गई या लंबर रीजन में हो गई, तो किसी को किसी टाइप के सिम्टम होंगे, किसी को किसी टाइप के सिम्टम होंगे। हालांकि कुछ कॉमन रेमेडी भी रहेगी, लेकिन उन सिम्टोमेटिक तरीके से भी तो कुछ ना कुछ कवर करके मैनेज करके चलना होगा। तो यहाँ पे ये इन सभी जो इसकी सहायक रेमेडी है, हेल्पिंग रेमेडी है, इनके साथ पूरे नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हमें अलग अलग इसमें सिलेक्ट करनी होगी। S10 बहुत सेफ रेमेडी है, और इसके S10 के साथ इसकी सभी के साथ कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी S10 के साथ चल सकती है। हालांकि Y और WE तो किसी के साथ भी चल सकती है, लेकिन Y ज्यादा कंपेटेबल है इसके साथ। लेकिन RE भी चलेगा, B भी चलेगा, G भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ए ग्रुप में से भी कोई भी रेमेडी ले सकते हैं इसके साथ। हालांकि A3 का थोड़ा ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी आप कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा A1, A2, A3 जब हम देखेंगे तो भी वहां से कंसिडरेशन आ जाएगा कि कब कौन सा लेना है। फिलहाल हम S ग्रुप पे हैं, और ये हमारी S10 जो रेमेडी है वो अभी चल रही है। इसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी बहुत सारे इसके प्लांटेशन जब पढ़े, मैंने आपको बताया कितनी सारी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। इवन एस्थमा की बहुत अच्छी रेमेडी है। एस्थमा के फॉर्मुलेशन में आपको S10 का यूज करना होगा, ब्रोंकाइटिस में यूज करना होगा, एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है ना। एलर्जिक राइनाइटिस का फॉर्मूला मैंने बताया भी S10 को C13 के साथ में। किसी भी टाइप की एलर्जी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उसमें S10 का यूज करेंगे ही। और इसका पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन पे जितने जगह भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, चाहे वो आपका विंड पाइप है और चाहे वो आपकी जो है वो फेफड़े हैं, वहां सब जगह इसका काम है। और चाहे फिर जो कफ है वो वेट कफ हो या फिर ड्राई कफ हो, अलग अलग इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के सब जगह इसका यूज किया जा सकता है। बी और जी का सिलेक्शन, कफ को सुखाने के लिए जी का, कफ को बाहर निकालने के लिए बी का। ऐसे ही आप इसमें C5, C13, कफ आपको दिख रहा है विंड पाइप के लेवल पे है, गले के लेवल पे है, तो C13 का ज्यादा इफेक्ट है। कफ दिख रहा है आपको चेस्ट के लेवल पे ही है, अपर लोब में हो चाहे लोअर लोब में हो, तो आप देखेंगे कि फिर हमें C5 का सिलेक्शन वहां पे करना होगा। और कफ को कैसे बाहर निकलना है उसके लिए एक्सपेक्टोरेंट, बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट भी है S10।
और वाई के साथ जब ये लगता है तो कहीं ना कहीं ये डायलेशन का काम भी करता है, और डायलेटेशन करते हुए ये जो अस्थमेटिक अटैक है उसको भी ये सही करता है। एक्यूट अस्थमेटिक अटैक की कंडीशन में ऐसा भी देखा है कि एक गिलास पानी में अगर D4 से एक ड्रॉप एस्टैन की डाल के और एक ड्रॉप बोरवन की डाल के दे दी जाए तो कहीं ना कहीं एलर्जिक अस्थमा में ये उसी टाइम थोड़ा रिलीफ करने का काम करता है। हालांकि एस गया एस्टैन से भी अच्छा काम करता है। जब पढ़ाऊंगा इसके प्लांट को भी मैं बताऊंगा एक प्लांट को, तो आपको लगेगा कि हाँ, और वाकई ऐसा है कि S11 के D4 के या D3 की एक ड्रॉप एक गिलास में डालने से जो एकदम से अटैक अस्थमा का किसी को हुआ है तो वहां पे काफी 80-85% केसेस में उसमें एकदम से रिलीफ जो है वो देखा जाता है, जो उसका प्लांट है लोबीलिया उसकी वजह से। तो ऐसी खांसी है, खांसी सड़ गई है, बहुत पुराना बलगम हो गया, मुंह से बदबू आती है, ठीक है, और जो म्यूकस है या फिर स्पुटम है जो बलगम है उसका कलर भी जो है वो सड़ने की वजह से चेंज हो गया, बहुत पुरानी खांसी है, इन्फेक्शन की कंडीशन बन गई है, तो एंटी इंफेक्शियस भी है स्टैन, और इन्फेक्शन होने को उसको ठीक भी करती है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी है इसमें, एंटीवायरल इफेक्ट भी है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर चाहे ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, ठीक है, गले में सूख रहा हो, किसी को सूखी खांसी है, चाहे ड्राई है, बैट है, किसी भी टाइप का कफ है, वहां सब जगह अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग रेमेडी के साथ में बदल के इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम यूज करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है। कुछ प्लांट की वजह से इसका एक इफेक्ट जो है वो यूरिनरी सिस्टम पे भी देखा गया। कल मैंने बताया था कुछ प्लांट के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट है। पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते समय बाद में बहुत तेज दर्द होता है, तो S6 को आप एक फॉर्मुलेशन में रख सकते हैं, दूसरे फॉर्मुलेशन में S10 भी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम में आपको डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो यूरिनरी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस है, हालांकि किडनी स्टोन के केस में भी डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, उल्टी होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है और गैस बनती है, तो कहीं ना कहीं S10 का यूज भी वहां पे इसके प्लांटेशन की वजह से, क्योंकि बर्बरिस भी है इसमें, दूसरे प्लांट भी करते हैं वहां पे जो है, तो उस जगह इसका काम है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से घबराहट हो रही है, चाहे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से घबराहट हो रही है, मतलब भारीपन फेफड़ों में या छाती में भारीपन देखने की वजह से, वहाँ स्टैन का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है। कुछ फॉर्मुलेशन में बाद में स्क्रीन पे शेयर करूंगा, अभी बोलने से आप लोग लिख नहीं पाएंगे, तो मैं बाद में फॉर्मुलेशन जैसे करता हूँ वैसे ही कुछ फॉर्मुलेशन शेयर करूंगा। कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी कुछ इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, लेकिन फिर वही है कि वो S10 की रेंज में होना चाहिए। S10 के जितने प्लांट है उनके सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं, S10 की जो चीजें मैं कवर कर रहा हूँ उस तरीके से अगर कोई पेशेंट का सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, तो भी आप S10 को खाना खाने के बाद, मोस्टली खाना खाने के बाद हम S10 को यूज करते हैं। उसके प्लांटेशन की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो खाना खाने के बाद, डाइजेशन के टाइम, मतलब खाना डाइजेस्ट हो रहा है उस टाइम इसका चीजें देखने को मिलती है। इवन ग्लोब्यूल्स में भी अगर खाना खाने के बाद ही देंगे, हालांकि ग्लोब्यूल्स में कभी भी दिया जा सकता है, वो तो सबलिंगुअल ग्लैंड के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू वो इफेक्ट डालते हैं, तो ग्लोब्यूल कभी भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि गैप रखने की कोशिश करते हैं कि भाई एक रेमेडी हमने खाना खाने के पहले दे दी और दूसरी रेमेडी हमने खाना खाने के बाद दे दी, तो वो गैप हमें रख के भी इसमें करना होगा। तो अपनी जितनी भी हेल्पिंग रेमेडी है, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं तो इसकी हेल्पिंग रेमेडी हो जाती है C10, C15, ठीक है, S2, S5, उनको अलग से दूसरे कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग रेमेडी तो है ना, एक कॉम्बिनेशन में S5 का हो गया, एक कॉम्बिनेशन में S2 का हो गया, तो कहीं ना कहीं S1, S2, S5 सबके साथ ये मिलकर काम कर सकती है। और जो इसके फॉर्मुलेशन में रेमेडी है, आप C13 के साथ दे लो इसको, C5 के साथ भी यूज कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट देगी आपको। C2 और C2 के साथ में उतना कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन C1 के साथ नर्वस डिसऑर्डर में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन S10 के बनते हैं, C13 के साथ हैं, C5 के साथ हैं, C15 के साथ हैं, C17 के साथ भी उतने कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे, या हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो S6, C6 के साथ उसके ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये काम कर सकती है, ये ग्रुप में भी किसी को भी आप इसके साथ दे सकते हैं, तो लगभग सभी रेमेडी के साथ इसको आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। दौरे पड़ने की बहुत अच्छी रेमेडी है, फिट्स किसी को आते हैं, S10 C1 वर्वन बाई, इसको आप देंगे बार बार दौरे पड़ने की कंडीशन में, तो जो है ये वहां पे
रिलीव करने का काम करेगा। F1 के रेंज में आने वाले सभी जो डिजीज हैं F1 जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, तो वहां सब जगह ये काम कर सकता है। बुखार की बहुत अच्छी रेमेडी है, किसी भी बुखार के फॉर्मुलेशन को S10 के बिना आप नहीं बनाएंगे। और कहीं ना कहीं जो हाइपोथैलेमस है उसको ये एक तरीके से उसको स्टिमुलेट, उसको बैलेंस करने का काम करता है टेम्परेचर बढ़ने पे। वहां से जब हेल्प करते हैं S10 के साथ F1, ठीक है ना, वर 1 या वर 2, और वाई को हम देते हैं WY, या वाई ज्यादा यूज होता है। तो आप देखेंगे किसी भी टाइप के बुखार को ये ठीक करने का काम करता है। कहीं कहीं स्किन पे भी, अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से स्किन प्रॉब्लम है, या स्किन प्रॉब्लम होते हुए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो भी आप स्किन के कॉम्बिनेशन के साथ S10 को इसके साथ चलाएंगे तो आपके जो इफेक्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे। और कहीं ना कहीं स्किन की डिजीज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ही जुड़ी होती है, कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती है, या फिर किसी और दूसरे डिसऑर्डर से, लीवर के डिसऑर्डर की वजह से हमेशा ऐसी जो स्किन डिजीज है वो देखने को मिलती है। तो वहाँ सब जगह आप देखेंगे इसका यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो मेन सिस्टम है उनके अलावा चीजों के जो यूज है मैं आपको इसमें बताएं S10 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है S10, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी इसको आप बोल सकते हैं। अगर आप टॉप 5 रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की निकालेंगे तो उसमें S10 हमेशा 1 1 2 3 में आपको किसी भी फिजिशियन, किसी भी उसके, वो आपको मिलेगी ही। S10 का इफेक्ट ही इतना ज्यादा है। अब कुछ कॉम्बिनेशन के इसकी मैं बात करूं आपको तो S10 को अगर C10, S10 C10 वर 1 स्लास और वाई के साथ आप देंगे तो ये एक तरीके से लेग्जेटिव का काम करेगा, मतलब एक तरीके से रेचक हो जाएगा, ये कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, बहुत क्रोनिक हो तो उस लास्ट को नेगेटिव में दे दो, लेकिन नॉर्मल 1 2 दिन 4 दिन से नहीं किसी का पेट साफ हुआ है तो ये लेग्जेटिव की तरह इसमें काम करते हुए देखा गया। S10 को जब आप C1 वर 1 वाई F1 के साथ यूज करेंगे तो ये हेडेक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। D6 में आप देंगे इसको, या D4 में आप देंगे इसको। S10 के ही देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन में भी आपके सामने लिख दूंगा, और सब यूज प्रैक्टिकल है। आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ डोज आपको सही करके चलना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़े लोगों को 10 ड्रॉप आप देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 कर सकते हैं, धीरे धीरे 20 कर सकते हैं। तो ये चीज है। S10 C10 वर 1 B, C10 F1, इसको आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। D5 और D6, किसी भी टाइप की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, खासकर जब ऊपर से गैस पास होती है, डकार बहुत ज्यादा आती है, तब आप इसका यूज करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा सिलेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। C15, यहाँ पे आप देख सकते हैं C10 और C15 में से दोनों में से कोई एक आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लोटिंग भी है, हाथों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी लग रही है, तो C10 यूज कर लीजिए। और केवल आपको स्टमक की प्रॉब्लम लग रही है तो C15 आप वहां पे उसको यूज कर लेंगे। पेट दर्द में भी यही फॉर्मूला काम कर सकता है। अपर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वहां पे दर्द है, मतलब स्टमक में, सीधा स्टमक का जो पाउच होता है उसी एरिया में दर्द लग रहा है, तो उसी एरिया में दर्द पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसे टेबल पे अपनी बना के रख सकते हैं। S10 वर 1 F1 W,
और C50। डाइजेस्टिव टॉनिक आप इसको मान सकते हैं। सी ग्रुप की 2 रेमेडी होगी, लेकिन फिर वही है कि प्रैक्टिकली चीजें हम देखें। मैक्सिमम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आप इसका यूज कर सकते हैं, खासकर अगर D5 में यूज करेंगे, किसी को भूख नहीं लग रही है तो आप दे दो इसको, ये काम करेगा। D5 में बना लो या D4 में बना लो इसको 30 ml। और जब बना लो आप 30 ml उसका, मैं बता दे रहा हूँ, देखो आपने इसका D5, किसी को भूख नहीं लगती है, ठीक है, लो एपेटाइट है, तो आप इसका 30 ml बना लिया आपने, D5 या D4, D5 भी काम करेगा, D4 भी काम करेगा, वो आपको देखना है कौन सी कंडीशन देंगे। और उसमें 2 ड्रॉप जो है आप RE की डाल दो D3 से, उसी 30 ml में जो आपने बनाया, और हिला के उसको अच्छे से दे दो, तो ये एपेटाइजर फिर हो जाएगा। किसी को ऐसा लग रहा है निगेटिव में देने की जरूरत है और दस्त भी हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन है, तो आप इसको निगेटिव में D6 में बना के दे दो, ठीक है। आपको बाद में महसूस हुआ कि इसमें मुझे C3 ऐड करने की जरूरत है या C13 ऐड करने की जरूरत है, तो 30 ml इसका D6 बनाया आपने और 2 ड्रॉप उसमें C13 के डाल दो ऊपर से या C3 के डाल दो, बस बन गया ये। फिर उसमें डायरिया में भी काम करेगा ये। किसी को हिचकी आ रही है तो आप एजिटिव दे दो इसको, ऐसे ही हिचकी में काम करेगा। किसी को बर्पिंग है, बहुत ज्यादा डकार की कंडीशन है, तो वहां भी ये काम करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उसमें भी आप इसका D5 के ग्लोबिल या D6 के ग्लोबिल बना के दे सकते हैं, ठीक है। या लिक्विड में दे रहे हैं तो लिक्विड के भी बना के दे सकते हैं। बी ऐड करना है आपको, आपको लग रहा है कि जलन है बहुत ज्यादा, बी ऐड करने की जरूरत है इसमें, तो कोई बात नहीं, आप इसका 30 ml बनाइए, उसमें 2 ड्रॉप बी के ऐड कर दिए D3 से, या D4 से भी कर दीजिए तो भी चलेगा। बर्निंग सेंसेशन के लिए बी का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक है। और कहीं ना कहीं ये टेबल पे रहना चाहिए, मैंने भी बना के रखा हुआ है और काफी जो है इसका मैं यूज करता हूँ, और काम भी करता है, अच्छा काम करता है। अच्छा, कई बार जो है थोड़ा सा अटपटा है ये भी, लेकिन S10 और S11 अगर दोनों को आप मिक्स करके दे दें, और C15 को, तो किसी भी टाइप की वोमिटिंग को ये जल्दी ही रोकने का काम करते हैं। S10, S11 और C15, S10 S11 दोनों डाल दिए, लेकिन फिर वही है कि हमने अपना फॉर्मूला ट्राई कर लिया, जो हमने समझे थे उसके अकॉर्डिंग हमने दे लिया, S10 दे लिया या S11 दे लिया, किसी एक से काम नहीं हुआ है तो ठीक है, दोनों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाएगी उल्टी इससे, D6 में दे दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्थिति बहुत बुरी है, उसको सलाइन लगाने की रिक्वायरमेंट है, उसके पानी की बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो आपके उल्टी रोकने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसे, उल्टी रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर उसको कहीं ना कहीं आप खुद लगा सकते हैं, तो खुद लगा सकते हैं, नहीं तो रेफर कर सकते हैं कि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से स्किन खींच के भी देखा जा सकता है कि खींच के कितनी जल्दी वापस जा रही है, पेट की स्किन खींच के वापस देखा जा सकता है। तो कई बार स्थिति बहुत खराब है, आप नए लोग हैं, आप उन लोगों का इस चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जो है रिजिड नहीं होना है, बस लकीर का फकीर नहीं होना है कि ठीक है जी हमने जो भी आया ले लिया, जो भी आया ले लिया। स्टार्टिंग के जो लोग हैं, इवन एक्सपीरियंस वाले लोग तो सारी चीज देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वालों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कौन सा केस हम हैंडल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, ना आपकी ना पैथी की, ठीक है। कहीं रेफर करने में, हायर सेंटर को रेफर करने में, या फिर किसी सीनियर से सलाह लेने में, सलाह लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। केस खराब होने से या आराम ना होने से ये ज़्यादा अच्छा कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूले हमारे मैक्सिमम कंडीशन में, रोगी खुद चल के आ रहा है, बात कर रहा है, सब अच्छे है, तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देते रहो, बहुत अच्छे से ये आप देखेंगे काम करेंगे। कई बार दस्त जो है, किसी भी रेमेडी के देने से दस्त नहीं रुकते हैं, तो S10, C4 और WE, और इसके साथ आप स्पाज्मोडिक भी है, दर्द भी पेट में लग रहा है, तो वर्मोन को ऐड करके दे देंगे, D6 में दे दो, बहुत बुरी स्थिति है तो D10 में दे दो, और आप देखेंगे कि डायरिया वाली जो सिचुएशन है
क्रोनिक क्रोनिक ना बोले, मतलब ऐसे जो वो उसको ट्राई कर लिया, C13 भी दे लिया, C3 भी दे लिया, S10 C10 S3 C3 वाला कॉम्बिनेशन भी दे लिया, फिर भी उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है। हालांकि उससे मिल जाएगा रिलीफ, ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, फिर भी लग रहा है तो आप देखेंगे S10 C4। खासकर खाना खाते ही दस्त वाले को मैंने पहले ही बताया था कि वहां C3 के बजाय C4 ज्यादा अच्छा काम करता है, खाना खाते ही जो जो दस्त के लिए जाते हैं, स्टूल के लिए, स्टूल पास करने के लिए जाते हैं। फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके पीछे जो कारण होता है वो एसिडिटी होती है। तो ये आप सिलेक्शन कर सकते हैं D6 में। खासकर ड्राई कफ होता है ऐसा, ड्यू टू एसिड। वर्बन का सिलेक्शन भी बन रहा है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो S10 C13 P3 या P4 का सिलेक्शन से काम हो जाएगा। दोनों भी दे देंगे, P3 P4 दोनों भी डाल देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सिंपल सिलेक्शन देखें तो जैसे नॉर्मल कंसिडरेशन होती है, बच्चा है या लेडीज है तो P3 का सिलेक्शन कर लेते हैं, नहीं तो P4 दे दो किसी को भी। P4 सभी को काम करते हैं, हालांकि ओल्ड पीपल की रेमेडी है लेकिन सभी को काम करती है। कुछ प्लांट हैं ऐसे जो सब जगह ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह एक ही प्रॉब्लम पे काम करेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में और जगह भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कैन P1Y को आप एस्थमा में, एस्थमा का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं नॉर्मल एस्टेन को P1Y के साथ आप एस्थमा में जो है वो दे सकते हैं, D5 में दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ करने का काम करेगा वहाँ पे, जो एकदम से अटैक हुआ है या धीरे धीरे भी चेस्ट में एक तरीके का कंजेशन जो है लग रहा है वहां पे, तो आप इसको ट्राई करेंगे। कफ को बाहर निकालने का काम भी करता है ये S10, बल्कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, S10 C13 P4 BE। इसके आप D5 में ग्लोब्यूल बना लो या D6 में बना लो, D5 में बना लो। D6 में भी करता है, D5 में भी करता है। D6 में बनाया तो सीधे ग्लोब्यूल चूसने के लिए दे दो उसको, D5 में बनाया तो थोड़े पानी में घोल के लेने के लिए दे दो। ये कफ को बाहर निकालने का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट। नॉर्मल कफ में भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जुकाम के साथ कफ है या हल्का हल्का कफ दिख रहा है तो आप इस पे देंगे तो ये कहीं ना कहीं उसको रिलीव करेगा। चाहे चेस्टी कफ है चाहे ड्राई कफ है, दोनों कंडीशन में आप इसको नॉर्मल कफ सिरप के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कफ सिरप का कफ के फॉर्मूले के तरीके से यूज कर सकते हैं, जनरलाइज जो कफ होता है उसके लिए। ये है। इसके अलावा स्कैन को P3 के साथ भी देखते हैं। अमरिंदर कुमार, हाँ जी अमरिंदर सर। कुमार को सर म्यूट कीजिए आप माइक हाँ जी अपने। सर। ओके ओके। S10 P3 मतलब ये समझो कि बी के साथ ये कहीं भी देंगे तो कफ को ये बाहर निकालने का काम करेगा, ये भी एक तरीके से एक्सपेक्टोरेंट ही है। वही फॉर्मूला बन रहा है लगभग लगभग जो ऊपर लिखा है मैंने, S10 P3 B या P4 B।
मुकेश यादव जी, म्यूट करो। अभी म्यूट करो सर, बाद में बात करूंगा, बाद में पूछूंगा। मोनिका को दे दो हेडफोन। मुकेश यादव, सर आपको सिस्टम से सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ सर जी सर सुन रहे हैं। अब बीच में डिस्टरबेंस होता है ना, किसी का हॉर्न बजता है गाड़ी का, किसी का कुछ, उससे दिक्कत होती है। म्यूट रखिए। मुकेश यादव जी अभी भी म्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से यूज कर सकते हैं और कफ को बाहर निकालेगा ही। किसी भी कंडीशन में स्टेन को आप C5 के साथ, C13 के साथ बी लगा के देंगे तो कफ को ये बाहर निकालने का काम करेगा। और RE के साथ, C15 के साथ देंगे तो भूख बढ़ाने का काम भी करेगा। वैसे तो मैंने डाइजेस्टिव टॉनिक आपको बता दिया है। इसको कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए। और आप देखेंगे कि अभी प्रैक्टिस में आप जल्दी ही इसके रिजल्ट लेंगे तो ये सब निकलता चले जाएगा। माइग्रेन में, हिस्टीरिया में वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हेडेक वाला, वो इन सब कंडीशन में काम करता है। तो इस तरीके से और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मुलेशन हो सकते हैं, लिखे भी हैं। लेकिन फिर भी जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी S10 की मैंने बता दी। वो सारे फॉर्मुलेशन भी अभी शेयर कर दिया आपके सामने। ये सब आप यूज करें, थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं कि भाई S10 की ये प्रॉपर्टी है, इसके साथ और क्या ऐड कर सकते हैं हम जिससे रिलीफ मिले। इसमें ऑर्गन को ध्यान में रखें थोड़ा, तो उस तरीके से करेंगे तो S10 का पूरे तरीके से आप यूज कर पाएंगे। बल्कि अभी तक जो रेमेडी आपने करी है वो बहुत अच्छे से आपने सुनी है, समझी है, दोबारा तिबारा देखी है 3 बार, तो आप हर रेमेडी का बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, 100% तो कोई भी नहीं अभी शायद कर पा रहा होगा। इतना वास्ट रेमेडी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, इतने सारे प्लांटेशन पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यूज जो है आप कर पाएंगे, अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि हमने सारे प्लांट भी पढ़ लिए हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली प्लांट की, फिर रेमेडी की, और कुछ फॉर्मुलेशन भी हमने देख लिए। तो ये S10 था, इसको कंप्लीट किया मैंने। अब मैं आपको S11 की तरफ लेके चलता हूं, और एक प्लांट है इसका, लोबेलिया इनफ्लाटा, इंडियन टोबैको। अब जब ये तंबाकू है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट, असर तो वही दिखाएगा ना। तो इसलिए जो टोबैको वाली जो नशा है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी की बहुत वास्ट रेमेडी है, जो सूखे नशे होते हैं उनको छुड़ाने के लिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, हालांकि भांग की अलग रेमेडी है, सेप्लेंडा इंडिका, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे हैं, आइसलैंडिका से जो बनती हैं। लेकिन खासकर टोबैको से रिलेटेड जो जो नशे हैं उनमें ये काम करता है। और जो टोबैको के प्रॉपर्टी होती है कि जो तंबाकू का नशा करने के बाद जो एक आदमी में कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, उस टाइप की सभी बीमारी को ये ठीक करने का काम करता है। फिर उसमें चक्कर आने की कंडीशन है, इसलिए S11 वर्टाइगो की बेस्ट रेमेडी। और पूरी S11 लोबेलिया इनफ्लाटा की तरह बिहेव करती है। और प्लांट भी है, इंपॉर्टेंट है सारे प्लांट, लेकिन बहुत सारी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं S11 की वो लोबेलिया इनफ्लाटा से मिलती हैं। तो एक तरीके से ये वेसो मोटर नर्वस सिस्टम पे काम करता है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। और वेगस नर्व पे काम इसका, इस प्लांट का काम है, मतलब
आपका जो S11 हो गया उसका काम हो गया। डिप्रेशन वाली कंडीशन में काम करता है। चेस्ट में ऑपरेशन लग रहा हो, ऑपरेशन मतलब दबाव जो महसूस हो रहा हो वहां पे, एपिगैस्ट्रियम रीजन में, रेस्पिरेशन हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, चाहे फिर वो वोमिटिंग चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से भी हो, खांसी की वजह से भी हो, तो भी S11 काम करता है। एकदम से जो एस्थमेटिक कोई अटैक किसी को आया है तो वहां भी S11 को आप देंगे तो थोड़ा नेगेटिव करके, या एक दो ड्रॉप एक गिलास पानी में डाल के, तो सडन जो अटैक को है वो रोकने का काम करता है। मसल्स को रिलैक्स प्रोवाइड करता है नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन में, डिस्पेप्सिया की कंडीशन में। और एक तरीके से S11 या लोबिलिया इन्फ्लाटा एसिडिटी पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अभी कल एक फॉर्मूला मैं शेयर करूंगा एसिडिटी का, और एक मैंने पहले बताया था, एक कल मैं बताऊंगा, लेकिन काफी अच्छा फॉर्मूला। एसिडिटी के 3-4 फॉर्मूले एक्चुअली बना के रखने होते हैं, और सिम्टम लेने के बाद भी बिल्कुल श्योर, क्योंकि अभी आजकल खान पीन रहन सहन सब ऐसे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना होता है कौन सा फॉर्मूला किस पे काम करेगा। तो वो धीरे धीरे 3-4 फॉर्मूले आपको पता चल जाएंगे। और एक आध चीज और बताऊंगा मैं आपको, जो आप आगे से बनाएंगे थोड़ा, उसमें आपको हेल्प होगा। वो बना के अगर आप रख लेंगे 15 ml 20 ml या 30 ml, तो ये है। और हेड पे बहुत अच्छा रीजन, बहुत अच्छा वर्क है इसका। ये सारी प्रॉब्लम जो सिर से रिलेटेड है, डल हेडेक है, हैवी पेन है सर में, ठीक है, चक्कर आते हैं किसी को, उल्टी होने का मन होता है या उल्टी हो ही जाती है, गैस्ट्रिक हेडेक है, फियर ऑफ डेथ है, ये सब कंडीशन में ये काम करता है। बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसके बाद सर दर्द होता है, या सर दर्द होने के बाद बहुत पसीना आता है, उस कंडीशन में भी लोबिलिया इन्फ्लाटा जो है वो काम करता है। डीफनेस में भी कई बार इसको देखा गया है, जब ऐसे लोग जिनको ईयर की प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आते हैं, सुनाई कम देता है, मिडिल ईयर ईयर में इन्फेक्शन की वजह से चक्कर की कंडीशन है, वर्टाइगो देखा गया है ईयर में इन्फेक्शन की वजह से बहुत लोगों को चक्कर आते हैं, तो वहां पे भी S11 का सिलेक्शन हमें करना होगा। एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, खाना खाने के बाद किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है, हार्ट बर्न होता है, ठीक है, उन सब जगह आप इसको दे सकते हैं S11 को। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी किसी वजह से है, चाहे वो खाना खाने की वजह से हो रही है या अस्थमा की वजह से हो रही है, लेकिन अगर वहाँ पे डिफिकल्ट ऑफ ब्रीथिंग है तो आप S11 का सिलेक्शन करेंगे, और वो वहाँ पे उसको करेगा भी। क्रैम्प की कंडीशन हो रही है और कफ आ रहा है, कफ को जब आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं छाती में उसको लगाने के बाद में, तो सीटी जैसी आवाज वहां पे कफ में से आती है, छाती में से आती है, वहां पे आप इसको S11 को देंगे दूसरे एस्थमा के कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टोमेटिक बेस आधार पे आपकी एक रेमेडी भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, टोबैको की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, उन सब जगह आप S11 को देंगे। S11 L1A3 F1WE, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। और थोड़ी इच्छा शक्ति अगर दिखाए टोबैको को कंज्यूम करने वाला भी, तो ये उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का काम करता है। मैंने आपको बताया S11 L1A3 और F1 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चार तो कम से कम है ही। इसको आप देंगे, और बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा स्थिति है, खराब है, बहुत ज़्यादा तंबाकू बीड़ी या जो भी सिगरेट है उसका सेवन करता है, तो आप इसको 200 कुछ दिन दे दीजिए, 200 में बना के इसको, फिर उससे जो है एक तरीके से ये बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। फिर उसको आप जो है D5 से शुरू कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो D5 के ग्लोबुल से देंगे तो भी ये काम करेगा। कुछ दिन 200 से दें, या एक दो खुराक 200 की देके फिर एक दो दिन रोक के ट्रीटमेंट को, उसका जो है एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है 200 पोटेंसी से वो थोड़ा डाउन होके नीचे आएगा, लोकलाइज हो जाएगा, फिर आप इसको D5 के ग्लोबुल बना के दे दें 2 दिन रुकने के बाद में। तो ऐसा करेंगे तो इसमें इफेक्ट मिलेगा। हालांकि और रेमेडी भी है, स्टैन का इफेक्ट भी है, लेकिन स्टैन का इफेक्ट एल्कोहलिक में, एल्कोहलिक जो होते हैं लोग उसमें ज़्यादा है, शराब पीने वाले जो लोग हैं। बाकी जो टोबैको वाला कंडीशन है उसमें लोबिलिया इन्फ्लाटा जो है उसका स्टैंड से ज़्यादा अच्छा जो
रिलेशन है वो देखा गया है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं उनका ऐसा भी देखा गया कि मौसम से चक्कर बढ़ जाते हैं, ऊपर की साइड अपवर्ड देखने से चक्कर बढ़ जाते हैं, नीचे देखने से चक्कर बढ़ जाते हैं। इवन सर्वाइकल वाली कंडीशन में भी कई बार S10 से रिलीफ ना होके S11 देना होता है, S11 से फिर उसके चक्कर जाते हैं। तो वो थोड़ा सा सिम्टम है, प्रैक्टिस भी है, देखनी है उसी के हिसाब से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पेशेंट आए हैं उन पे अच्छे से ध्यान देके अच्छे से ट्रीट करना है। ऐसे ही कोई भी आ गया किसी को भी ऐसे ही, बहुत क्रोनिक कंडीशन है, आप लोग नए हैं, जो लोग नए हैं उनको उसमें दिक्कत हो सकती है हैंडल करने में। तो जो भी है बहुत अच्छे से देखा जाए, बहुत अच्छे से कवर किया जाए। तो निकोटिन की जो क्रेविंग है उसको ये कम करता है, रिड्यूस जो जो इनटेक करता है कोई भी आदमी सिगरेट का या बीड़ी का, उसके इनटेक को ये रिड्यूस करता है, कम करने का काम करता है। और कहीं ना कहीं हेडेक में भी ये जो है काम करता है। ऐसे लोग जिन लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टोबैको के आदी हो जाते हैं, उनको सर दर्द होने लगता है अगर वो सिगरेट या बीड़ी या जिस टाइप का भी नशा वो करते हैं, चाहे खैनी गुटखा कुछ भी तंबाकू खाते हैं, सर में दर्द हो जाता है वो नाले, उस कंडीशन में भी S11 को 200 में देंगे कुछ दिन, और दूसरी हेल्पिंग रेमेडी जो उसके माइंड लेवल पे उस पर काम करे S10 के कॉम्बिनेशन के साथ भी दे सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे उस स्थिति में आएगा कि वो अगर खुद छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको सर दर्द नहीं होगा। फिर धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में उसकी आदत जो है छूट जाएगी, और ऐसे छूटेगी कि वो दोबारा उसको नहीं है। दोबारा कोई भी आदमी छोड़ देता है उसके बाद फिर वो दोबारा उसी चीज पे इसलिए आता है क्योंकि उसका जो क्रेविंग है, जो शरीर उसको मांगता है, वो उसको मजबूर करता है। फिर वो चाहे उसका नर्वस सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर उसको ऐसे लगने लगता है। कई बार आसपास के पड़ोसी लोग भी कहते हैं, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम होती है छोड़ने की वजह से, दूसरे लोग बोलते हैं कि अगर तू छोड़ेगा तो मर जाएगा, तुझे ये बीमारी हो जाएगी। तो कुछ लोग डर की वजह से भी। तो अगर हम ये सारी कॉम्प्लिकेशन साथ के साथ कवर करते चलें, कॉम्प्लिकेशन होती है किसी भी चीज को जब आप छोड़ते हैं, उसके रिवर्सल में होते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। चाहे कोई अल्कोहल को छोड़े उसको भी प्रॉब्लम होगी, चाहे कोई तंबाकू को छोड़े उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो उस पर भी ध्यान देना होता है कि प्रॉब्लम जो हो रही है उस प्रॉब्लम को साथ के साथ कवर किया जाए। ठीक है। तो ये है, कई बार हड्डी के प्रॉब्लम में भी इसका रिजल्ट जो है वो देखा है, हड्डी टूटने पे S11 का C4 के साथ में। तो ये थोड़ा सा अनबना सा है, अटपटा सा है, प्लांट को देख के भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक प्लांट है इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ, मेलिसा ऑफिसिनालिस। वो बहुत कॉमन प्लांट तो नहीं है, होम्योपैथी में भी इसकी फैमिली के प्लांट तो हैं, लेकिन ये सेम यूज नहीं होता है। इसकी फैमिली के भी बहुत रेयरली यूज ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में ये एक चीज है कि ये हड्डी टूटने पे उसके जुड़ने के जो प्रोसेस हैं, कहीं ना कहीं जो कैल्शियम का सिंथेसिस है उसको ये बढ़ाता है। तो S11 को 200 में C4 के साथ देने से हड्डी टूटने वाले, हड्डी ब्रेक वाले, या फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर वाले लोगों को S11 का 200 देने से ये आराम करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है लोबिलिया के बाद, S11 की भी मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैं क्लियर कर दी है, लेकिन कल फिर भी हम S11 को एक तरीके से समराइज करेंगे। मेलिशा ऑफिसिनालिस जो है, ये भी रिलैक्स करने वाली रेमेडी है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, सिडेटिव भी है। और इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैंने पढ़ी थी पहले, जब मैंने अपनी बुक लिखी तब भी इसके बारे में बहुत पढ़ा था। हालांकि लिखा तो बहुत थोड़ा ही है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है चीजें, लेकिन ये बहुत जो सिडेटिव है, सिडेटिव प्लांट है। नींद एक तरीके से चाय जो अ, जैसे लेमन टी होती है उस टाइप का है। इसका नाम भी कुछ लेमन करके ऐसा कुछ एक नाम भी है, इसका सेकंड नेम भी है। तो ये सिडेटिव है, रिलैक्स करने का काम करता है, नींद लाने का काम करता है। तो इसका एसेंशियल ऑयल भी लोग निकालते हैं। जो मेथड हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज होता है, कोअबेशन डिस्टिलेशन का मेथड जिसे लोग बोलते हैं, कि भाई प्लांट को हम एक फ्लास्क में डालते हैं, फिर धीरे धीरे 2-4 दिन उसको डिस्टिल वाटर में रखने के बाद फिर धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है। गर्म करके वेपराइज होके फिर कंडेंस होके कंडेंसर के थ्रू
वो ठंडा होके एक जगह कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मेडिसिन बनाते हैं, कुछ लोग जो है डायरेक्ट क्रूड निकाल के बनाते हैं। तो वो सब है, अलग अलग तरीका, प्लांट वही है। लेकिन जो डिस्टिलेशन मेथड है, कोवेशन डिस्टिलेशन मेथड है, इस तरीके से इस प्लांट का जो एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है और एक चाय की तरीके से इसको पीने के लिए दिया जाता है जिन लोगों को नींद नहीं आती है। और एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल इफेक्ट भी है इस प्लांट का, मेलिसा ऑफिसिनालिस का। और इसके जो माइक्रोब्स होते हैं, जो इसमें एक तरीके से जो पार्टिकल हैं इसके, वो सारे पार्टिकल नर्वस सिस्टम पे, खासकर निमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम पे, उल्टी होने वाली कंडीशन पे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसका वर्क है। तो ये भी एक अच्छा प्लांट है। थोड़ा कम क्वांटिटी में ये इसमें रखा गया है, लेकिन फिर भी दूसरे जो प्लांट है उनके इफेक्ट को ये बढ़ाता है, खासकर नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट हैं। हेडेक हो रहा है, चाहे वोमिटिंग का सेंसेशन किसी को बार बार हो रहा है, सिर में एक एक अजीब से तरीके का प्रेशर बन जाता है, ऐसा लगता है कि सर दर्द है नहीं है, उल्टी होने का मन है नहीं है, तो वो उस टाइप के प्रेशर को ये रिलीज करने का काम करता है। और नर्वस डिसऑर्डर की वजह से हाथ और पैर ठंडे होने की कंडीशन में भी ये मेलिसा ऑफिसिनालिस मतलब S11 को यूज करते हैं। फ्रंटल थ्रोबिंग हेडेक, सेंसेशन इन ब्रेन, थ्रोबिंग सेंसेशन इन ब्रेन, ऐसा लगे कि बैंड टाइप हेडेक में भी ये काम करता है। कुछ जकड़ लिया है सिर को, चारों तरफ से कुछ बांध के रख दिया है और फिर सर में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में काम करता है। मेमोरी पजल्ड जो एक टाइप का पीपल होता है, जिसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, मेमोरी उसकी बहुत जम्बल्ड होती है, इधर उधर चीजें रहती है, स्टूपिड टाइप जैसा देखने में लगता है, चीजों को मिक्स करता है बोलते हुए भी। ठीक है, कुछ दिमाग में चल रहा है, बोलना कुछ है, जो दिमाग में चल रहा है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। लिखने में भी मिक्स जो है चीजें मिक्स होती हैं, माइंड जो उसको मिक्स कर देता है, डिलूजन उनको देखने को मिलता है। और एक आई की प्रॉपर्टी भी, हालांकि S12 की ज्यादा है लेकिन S11 में भी है, कि जिनको डार्क फ्लैटर टाइप आंख के सामने दिखते हैं, लेकिन वो विटामिन सी की वजह से है। मेलिसा ऑफिसिनालिस में विटामिन सी बहुत होता है, और जो लोग S11 में बोलते हैं, लगभग सभी बुक में लिखा हुआ है कि S11 से विटामिन सी का सिंथेसिस बढ़ता है। विटामिन सी की वैल्यू किसी में कम है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, मसूड़ों से खून आने की टेंडेंसी है, तो S11 को देने से विटामिन सी का सिंथेसिस बढ़ता है, विटामिन सी की वैल्यूएशन बढ़ती है, क्योंकि S11 में विटामिन सी है। लेकिन S11 में विटामिन सी इस प्लांट की वजह से है, और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है, मेलिसा ऑफिसिनालिस। ठीक है, तो ये S11 का प्लांट था, मेलिसा ऑफिसिनालिस। और S10 को हमने कर लिया कंप्लीट। S10 के फॉर्मुलेशन भी मैंने बता दिया आपको। बस अब आज यही रख रहे हैं, कल S11 की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर देंगे, और S12 के जो प्लांट है एक्स्ट्रा, वो हम कल लेके चलेंगे। अब आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी हाँ सर, कल के लिए थैंक यू सर। आप पेट का दर्द कम हुआ है और वो लगा रहा था पेट के ऊपर में। हाँ सर, करते रहिए आप, ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें कंडीशन में, लेकिन ठीक हो जाएगा। जी सर, अभी कल भी आज पूरा दिन भी लगाया तो 3 बार लगाया हाँ सर। ये तंबाकू छुड़ाने के लिए जो बताया S11L1AC WE, तो इसको कैसा यूज है सर? इसको आप D6 में दे दो अभी, तो किसी को थोड़ा सा उसको काउंसलिंग भी करने की जरूरत होती है। ठीक है, और ऐसे 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 लोगों को 1 हफ्ते की मेडिसिन देने के बाद आपको बुलाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, और उनको पूछना चाहिए कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। कोई और कॉम्प्लिकेशन भी हो रही है तो उसको बुला के उसकी रेमेडी भी उसको दे देनी चाहिए। D6 में तो 30 ml में कितना यूज करेंगे सर उसको? 30 ml में सबकी मिला के 30 ड्रॉप डाल दो। अच्छा, S11 को थोड़ा ज्यादा रखना, ठीक है। ठीक है। हेलो सर। जी सर ये जो D5 D6 जो है, ये हमारा सेकेंड डाइल्यूशन थर्ड डाइल्यूशन जो 1:47 का है, उस जैसा ही काम करेगा सर, या थोड़ा कम ज्यादा ऐसा हो सकता है? देखो, जब ज्यादा न्यूट्रिशन की आप 19 वाले में मेडिसिन ज्यादा होती है, 147 वाले में मेडिसिन कम होती है। हाँ सर। ठीक है,
तो जब आपको लग रहा है मेडिसिन ज्यादा पहुंचाने की रिक्वायरमेंट है, ऐसी कंडीशन है, रोगी वीक है, उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी है, तो वहां पे 19 ही यूज करो आप। लेकिन कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई या कोई डीप सीटेड डिजीज हो गई, लग रहा है कि नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा पहुंची हुई है, तो फिर आप 147 का यूज कर लो। हालांकि केवल एक से भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 19 से ही काम करें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप D6 ना यूज करके D10 का यूज करिए। ओके सर। सर और एक बात, ये जो आपने जो S10 के साथ सर C10 और C15 का जो ये बता रहे थे सर, अपर एब्डोमेन में होने से C15 का रोल होगा और लोअर एब्डोमेन मतलब इंटेस्टाइन में होने से C10 होगा। हाँ हाँ। सर ये लोग जब देखेंगे पेशेंट को, इसका सिम्टोमेटिक क्या चेंजेस रहता है सर, वो थोड़ा बताएंगे? वो पेशेंट बताएगा ना आपको, उसको दर्द कहाँ होता है, उसको दर्द मतलब कहाँ होता है, गैस कहाँ बनती है, ठीक है ना, उसको जलन कहाँ है पेट में, वो बताएगा आपको। सर एपिगैस्ट्रियम में होगा तो C15 होगा सर, और बिल्कुल, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में होगा तो C10 होगा सर। ऐसा ही सिलेक्शन हम करेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसा ही सिलेक्शन करेंगे, तभी चीजें मिलेगी। बाकी वर्बन Y B आप सबके साथ ऐड कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, वो आपने बताया था ना बैक पोटेंसी वाला। हाँ जी। तो सर बैक पोटेंसी 2, 9, 19, 29, 59 ऐसे आ रहा है, तो उसमें 5 ml, 50 ml और 30 ml आ रहा है, तो फिर उसमें हमको कुछ ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम डाइल्यूशन बना रहे हैं, ऐसे कुछ देखो, जो बनाना जो पड़ेगा कि? मैं बता रहा हूँ, आप 30 तक आपको मंगाने की हाँ, जरूरत नहीं है, वो 30 तक मैं खुद ही बता दूंगा आपको। आप ओके मंगाइए 199। ठीक ओके है, 199 मंगाइए और 999 मंगाइए। 200 और 1000 इनसे बन जाएंगे आपके। ओके। ठीक है, और कुछ, 199 और 999। हाँ, कुछ रेमेडी ऐसी हैं जैसे S5 है, S10 है, ठीक है, S1 है, F1 है, ठीक है, हाँ, इनको आप जो है 9999, मतलब 9999, 10,000 के लिए भी इन्हें मंगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जनरल प्रैक्टिस में 200 और 1000 से काम हो जाएगा। ओके। बाकी हमें कहीं ठीक है। और लाइटर देना है तो हम 1000 वाली को और लाइटर कर सकते हैं। 100 ml में एक सर ड्रॉप डाल दो। हाँ जी। सर जब ये जो बनाएंगे ना सर, 99 लाया, उसको 100 या 199 को 200 जब बनाएंगे, उस पे 1:47 में करेंगे या हाँ, 1:9? 147 से बना के देते हैं ना वो आपको। अच्छा, 1:47 में बना हाँ देंगे। हाँ। ओके, ओके, थैंक यू। सर ये डाइजेस्टिव टॉनिक खाने के बाद ही देना पड़ेगा ना? हाँ जी। जब आप इसमें RE ऐड कर देंगे, किसी को भूख नहीं लग रही है तो खाने का पहले भी दे सकते हैं, अदरवाइज खाने के बाद ही दें तो काम करेगा। सर ये जो 9999 वाला है, ये तो इसमें तो मेडिसिन बहुत कम होगी फिर। हाँ, बहुत कम होती है, लेकिन जो इफेक्ट है इसका वो बहुत डीप होता है ना। जी। और तो 50,000 जितना पे लाइक 50,000 पे जा रही है सर, बात 50 मिलीसीमल पे चली गई है। सर 50,000 तक तो मतलब मेडिसिन का क्वांटिटी तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट से भी बहुत माइन्यूट हाँ मेडिसिन का हाँ क्वांटिटी हो गया उसमें तो। सर, 147 में ये 10th अपने, डायलूशन, 147 से 10th डायलूशन के बाद ही मेडिसिन को अप्रूव नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ है, और डायनेमिक इफेक्ट रहता है बस उसका। हाँ बस वही चीज समझ में आज तक नहीं आ रही सर कि ऐसा डायनेमिक उसमें होता है क्या वास्तव में, कि मेडिसिन बिल्कुल की होता है क्वालिटी सर, को। क्वांटम फिजिक्स को आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ये सब लोग जो इधर उधर की बात करते हैं, ये सब वही हैं जिनको कुछ नहीं पता है। क्वांटम फिजिक्स आप जी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। जी सर। बिल्कुल। ओके सर। और आयुर्वेद को अगर आप पढ़ेंगे तो सूक्ष्म आयुर्वेद एक चीज होती थी, सूक्ष्म आयुर्वेद, उसी जी का पार्ट है ये होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ठीक है ना। ये भारत से चीन में गया और चीन से फिर जो है जर्मनी, यूरोप में कैसे पहुंचा वो उस कहानी का पता नहीं है, लेकिन पहले होम्योपैथी चीन से ही गया वहां भी।
जी सर सर। जो मॉलिकुलर हाँ सर, जो मॉलिकुलर ये जैसे होता है नाग सर, वही वही बोल रहे हो ना सर, क्वांटम फिजिक्स का मॉलिकुलर जो हाँ molecule जो बिल्कुल तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, E इक्वल टू MC² वही है सब कहानी की, हाँ ये सब कथा वही, हाँ सारी हाँ कहानी सर। वही है, सारी कहानी वही है। ओके सर। सर ये हेपेटाइटिस बी में आपका लिवोटॉन देने में कम चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, और कंप्रेस जरूर करना है, हॉट कंप्रेस करना है हेपेटाइटिस में, हॉट कंप्रेस, गर्म एब्डो केयर? नहीं, लीवर टॉनिक दे दीजिए ना आप D5 में। अच्छा, उसको ही कॉम्प्रेस करना पड़ेगा? नहीं, लीवर टॉनिक D5 में दीजिए, लीवर का कंप्रेस मैंने बताया था अभी कल परसों क्लास में ना, S5 हाँ की क्लास हाँ में, हाँ 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 हाँ। तो वो वाला देना है। अच्छा, और ये लिवोटॉन नहीं देना सर? हाँ लिवोटोन देना है ना D5 में। अच्छा, वो तो लगभग सेम है ना? हाँ हाँ सेम ही है, लगभग सेम ही है, लिवोटोन में एक आध मेडिसिन एक्स्ट्रा है बस, जो मैंने बताया था वही है लगभग। अच्छा अच्छा सर, ठीक, थैंक यू। सर ये सर बैक डाइजेस्टिव पोटेंसी टॉनिक और D3 में जाएगा ना सर? है जी, डाइजेस्टिव टॉनिक D3 में जाएगा ना D4 में जाएगा? वो आप देखेंगे ना, आपको मेडि पॉजिटिव में देना है कि नेगेटिव में देना है, वो तो सब जगह काम करेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होनी चाहिए बस। एसिडिटी बन रही है, बहुत ज्यादा जलन है, तो आपको D6 में ही देना पड़ेगा, वो भूख नहीं लग रही है तो D4 में देना पड़ेगा। ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है ना। सर ये बैक पोटेंसी और कंप्लीट पोटेंसी में क्या फर्क है? बैक क्या है सर, बैक पोटेंसी एक पोटेंसी पहले छोड़ दी गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। कंप्लीट पोटेंसी आप लेंगे तो आपको थोड़ी मिलेगी, मान लो आपने 10 ml कंप्लीट पोटेंसी ली तो आपको 10 ml मिली, लेकिन आप 10 ml अगर बैक पोटेंसी लेंगे, बैक पोटेंसी मतलब जो हमें यूज करनी है उससे जस्ट एक पोटेंसी पहले, तो आप उसको एक बार डाइल्यूट करेंगे तो वो आपके पास फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके 47 गुनी ज्यादा हो जाएगी, बस ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है।